चलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक सीजीआई हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मिस्टर कपाड़िया। उसने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश की सबसे पवित्र पुस्तक है। जिस भारतीय नागरिक ने या जिसने भी देश के संविधान को पढ़ लिया, उसको कोई और पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द मोस्ट पायस बुक ऑफ इंडिया, सबसे पवित्र बुक है। और उसी को लेकर आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तावना, आप लोगों ने सबने इसका नाम सुना होगा। जब भी कोई बुक खोलते हैं तो उसके पहले पेज पर प्रस्तावना लिखी होती है। और ये जो संविधान की प्रस्तावना है, मैं ये समझता हूँ कि हर एक बच्चे को इस संविधान की प्रस्तावना का ज्ञान होना चाहिए, वो याद होनी चाहिए। ये है भारतीय देश की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। आप सब लोगों को पता है कि हमारा देश सदियों से गुलाम रहा है, देश में राजतंत्र रहा है। और बड़ी कोशिशों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। आजादी के बाद जो देश के लिए सबसे जरूरी था, देश का संविधान, वो उसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई। और संविधान सभा में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, आप सबको पता होगा। हाँ, चला गया इस पे, इसी पे कलर कर ले। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा, आप लोग जानते होंगे। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था कि जो देश के लिए जो संविधान बनाने जा रहे हैं, उसके उद्देश्य क्या हो, क्या पर्पज हो। और ये पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया। इसके साथ में एक दो चीजें और यहां मेंशन करना चाहूंगा। इससे पहले एक अगस्त प्रस्ताव भी आया था। अगस्त प्रस्ताव, और ये आया था 8 अगस्त 1940 को। और उस टाइम पर इस भारत देश के जो वायसराय थे, वो थे लिन लिथगो। लिन लिथगो, ये लिन लिथगो चाहता था कि भारत में डोमिनियन स्टेट रहे। इसने लिन लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव में रखा कि जो भारतीय जो संविधान सभा है, उसमें ज्यादातर भारतीय हों। ज्यादातर भारतीय हों मीन्स कि उसमें दूसरे लोग भी हों। तो जो भारतीय लोग थे, उन्होंने इस अगस्त प्रस्ताव को नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब बात आती है कि
ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इसलिए इसका नाम उद्देशिका भी कहते हैं। ये उद्देशिका भी कहते हैं। भारतीय प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका, ये तीनों चीजें एक ही हैं। ये लिया कहां से गया? ये जो प्रस्तावना है या उद्देशिका है, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया? कौन से देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत देश की संविधान की जो प्रस्तावना है, वो किस देश के संविधान से ली गई है? और एक नाम और है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले जब इस अमेरिका देश का संविधान बनाया गया, इसने जो का त्यों ब्रिटेन के संविधान की कॉपी कर दी और अमेरिका के संविधान में सबसे पहले इस प्रस्तावना को लाया गया। और भारत के संविधान में जो प्रस्तावना का जो विचार है, वो अमेरिका के संविधान से आया है। ये विचार के देश के संविधान की प्रस्तावना हो, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके साथ साथ जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान है, जो मूल भावना है या जो भाषा है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। विचार अमेरिका के संविधान से लिया है, लेकिन जो मूल भावना या भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। एक बात और मैं यही क्लियर करता चलूं कि जो भारतीय संविधान है, वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जिंदा संविधान है भारतीय संविधान। क्यों है जिंदा संविधान? क्योंकि इसमें समय समय पर नवीनीकरण होते हैं अनुच्छेदों के द्वारा, अनुच्छेद होते रहते हैं। अभी अमेंडमेंट, संशोधन होते रहते हैं। अभी इसमें 395 अनुच्छेद हैं और संशोधन अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। अमेंडमेंट, क्योंकि भारतीय संविधान में अमेंडमेंट की व्यवस्था है, इसलिए इसको हम लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये भारत का संविधान लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को देखकर ही अगर कोई बाहर का लोग हो, बाहर के व्यक्ति हो या कोई भी अनजान व्यक्ति हो, जिसने भारत देश के संविधान को ना पढ़ा हो, वो संविधान के बारे में ना जानता हो, तो अगर हम प्रस्तावना की इन लाइनों को अगर देख लें, इन 10-15 लाइनों को अगर हम ढंग से पढ़ ले, तो एक मोटे रूप से हम भारतीय संविधान को जान जाएंगे। अगर इन लाइनों को भी हम याद कर ले, और कई बार इंटरव्यू में पूछा भी गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना अगर याद है तो प्रस्तावना सुनाइए। इस जो प्रस्तावना है या जिसको उद्देशिका भी कहते हैं, इसका उद्भव कहां से हुआ, आप सब लोग जानते हैं। उद्भव कैसे हुआ? उद्भव मैंने पहले ही बता दिया था। उद्भव यानी कि ओरिजिन या उत्पत्ति। ओरिजिन कहां से हुई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से, जो 13 दिसंबर
1946 को पेश किया गया और 22 फरवरी जनवरी 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, पास किया गया, पेश किया गया, पारित किया गया। तो जो प्रस्तावना की जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस उद्देश्य प्रस्ताव से हुई है। अब हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स। क्या इसको हम कहते हैं तत्व, क्या है संविधान के तत्व। एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे, इसकी एक एक लाइन को, हर एक लाइन को। ये ओरिजिन मैंने बता दिया कि नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया और जनवरी 1947 को जिसको पारित किया गया, और इसका जो प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से, और जो इसकी मूल भावना है, जो भाषा है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। अब हम इसके तत्व देखते हैं, एक एक लाइन को देखेंगे, हर एक लाइन को। पहला है कि संविधान को अधिकार देने का स्रोत क्या है। पहली लाइन है कि संविधान को अधिकार कहां से मिला, उसका सोर्स क्या है। पहली लाइन में लिखा कि हम भारत के लोग। एक बात और मैं इसके साथ बता दूं कि जब ये प्रस्तावना का जिक्र संविधान सभा में चल रहा था, क्योंकि भारत में तो भिन्नताएं हैं, भिन्नताओं के होते हुए एकता है, अलग अलग भाषा है, अलग स्टेट हैं, सबकी बोलियां, सबके विचार अलग अलग हैं, धर्म भी अनेकों हैं। तो सबका ये विचार, हर एक व्यक्ति का ये विचार था कि भाई इस नाम से शुरू किया जाए, इस नाम से शुरू किया गए। लेकिन बाद में जब निष्कर्ष पर पहुंचे तो इसकी शुरुआत की गई हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ये संविधान को अधिकार देता है। जो हम भारत के लोग हैं, भारतीय संविधान में संप्रभु हैं। संविधान की इंडिया में सुपरमेसी है। संविधान सबसे बड़ा है भारत में, लेकिन उसको जो एनर्जी प्रदान करता है, जो एनर्जी देते हैं, वो भारत के लोग हैं। सबसे पावरफुल भारत के लोग हैं। क्या दूसरी बात है कि वो समझे या ना समझे, लेकिन भारतीय संविधान में भारत के लोग सबसे पावरफुल हैं। संविधान को एनर्जी देते हैं, ताकत देते हैं कि भाई प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं कि भाई आपको ये पावर दे दी कि इसको देश को चलाएं। तो सोर्स जो है, एलिमेंट, पहले एलिमेंट में जो संविधान को अधिकार देने का स्रोत है, वो हम भारत के लोग हैं। फिर हम देखते हैं कि भारत राज्य की प्रकृति कैसी है। भारत राज्य की प्रकृति, प्रकृति से अगर हम सब आपस में जानते होंगे कि कोई पूछे कि भाई इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर कैसी है, सबको पता लग जाएगा कि भाई सुरेंद्र जी की नेचर ऐसी है, कविता मैम की ऐसी है, अरुण की ऐसी है, कि वे वो उससे मतलब नेचर। तो आज हम ये जान जाएंगे कि भारत देश की नेचर कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। हम भारत के लोग, हमने पहली लाइन देखी, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहां से लेकर यहां तक हमें इस प्रस्तावना में
भारतीय राज्य की नेचर का पता लगता है कि भारतीय राज्य की नेचर कौन सी है। जैसे पहला शब्द है प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब क्या है? देखो, जो संविधान निर्माता है सामान्य आदमी तो बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिमान थे और देश के गिने चुने लोगों में थे और देश के अलग अलग भागों से चुन के आए थे। और उन सब में भी जो संविधान की 20-21 कमेटियां थी, जिनमें मुख्य कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है। और उस प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से वो पढ़े थे और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीछे से एक सर्वे करवाया गया कि भाई विश्व में 200 व्यक्ति ऐसे जो 200 मतलब इंटेलिजेंट या पढ़े लिखे व्यक्तियों की लिस्ट तैयार की गई कि भाई देश में 200 पहले 200 आदमी कौन कौन से हैं जो पढ़े लिखे हैं। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उस सूची में पहले नंबर पे थे। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सर्वे है। तो वो व्यक्ति ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था। इन लोगों ने मतलब भारत के जो संविधान निर्माताओं ने ये पिछले सैकड़ों सालों से देश में राजतंत्र को देखा था, गुलामी को देखा था, लोग कैसे मंडियां लगती थी लोगों की, वो देखा था। देश के ऊपर दूसरों का प्रभाव रहता था, वो उन्होंने देखा था। तो उन्होंने इस देश को प्रभुत्व संपन्न बनाया। इस प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है कि भारत देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले का निर्णय लेने में स्वतंत्र है, बाध्य नहीं है। ये अपने आंतरिक और बाह्य जो फैसले हैं वो ले सकता है, आंतरिक भी और बाह्य भी। किसी से सलाह करने की जरूरत नहीं है, पूरी तरह से पावरफुल है। अपने देश के अंदर भी और बाहर के साथ भी किसी के साथ लड़ाई करनी या समझौते करने हैं, वो कंपिटेंट है भारत देश, वो निर्णय ले सकता है। दूसरा शब्द है समाजवादी। ये समाजवादी, देखो एक 1960 में बेरूबारी एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, बेरूबारी के नाम से 1960 में। इसमें ये रखा गया कि भाई क्या संविधान में भी संशोधन हो सकता है। लेकिन इस बेरूबारी मामले में ये वर्डिक्ट आया कि जो प्रस्तावना है इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। बेरूबारी मामले में प्रश्न देखो कि किस मामले में ये वर्डिक्ट आया था कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, वो बेरूबारी मामला था। लेकिन उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार एक मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में आया 1973 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली वर्डिक्ट को बदल दिया और इसने कह दिया कि प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है।
प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। और फिर उस टाइम पर 1976 में भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उसने 42वां संशोधन किया और इस प्रियम्बल में भी कई शब्दों को जोड़ दिया, जिनमें से एक है ये पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता है और एक है ये समाजवादी। 3 शब्दों को जोड़ा गया 1976 में। इस समाजवादी क्या है? समाजवाद का मतलब होता है जो प्राइवेट चीजें हैं वो कोई भी ना हो, सारी पब्लिक सेक्टर हो। अगर हम कार्ल मार्क्स को पढ़े, कार्ल मार्क्स एक विचारक हुआ है, उसने समाजवाद को ना वर्ग संघर्ष से अमीरी गरीबी का संघर्ष बताया है। वहां पर सर्वहारा और बुजुर्गा 2 ग्रुप होते थे, उनके संघर्ष के बाद जो समाजवादी बताया। लेकिन भारत देश में क्योंकि सारी चीजें तो पब्लिक सेक्टर तो है नहीं, अगर हम आर्थिक रूप से देखें यहाँ तो प्राइवेट भी है, लिबरलाइजेशन भी है, प्राइवेटाइजेशन भी है, ग्लोबलाइजेशन भी है। परंतु फिर भी यहाँ प्रस्तावना में, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी का अर्थ है कि एक भाईचारे से समाज के हित में किया गया कार्य। तो भाईचारे से पूरे समाज को एक करके समाज के हित में काम किया जाएगा, ये है समाजवादी। फिर और इस 42वें संशोधन के बाद इसको प्रस्तावना में जोड़ा गया इंदिरा गांधी के द्वारा। फिर ये है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब भारत देश का कोई संविधान नहीं है। ये पंथ निरपेक्ष भी 42वें संशोधन के बाद आया। भारत देश सभी धर्मों का समान आदर करता है। भारत देश का कोई संविधान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत नास्तिक है, ये भगवान वगैरह को किसी को नहीं मानते। इसका मतलब है कि भारत देश में सभी धर्मों का समान आदर किया। पिछले ही दिनों कुछ विमान बाहर से आए थे, लड़ाकू विमान। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ जी, उनका वो जैसे करते हैं ना जो वेलकम टाइप, या जैसे वो करते हैं घर में कोई नई चीज ले आए, गाड़ी ले आए, तो पहले कहे कि बाहर आ जाइए पानी लेके एक लोटा, बोलते हैं ना ऐसे घरों में। तो डिफेंस मिनिस्टर जो मुख्य मुख्य धर्म है भारत देश की, भारत देश के कौन से मुख्य धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो डिफेंस मिनिस्टर साहब हिंदुओं के पुजारी को लेके गए, मुस्लिमों के मौलवी को लेके गए, सिखों के ग्रंथी को लेके गए, और ईसाई भी एक मुख्य धर्म है भारत में, इनके जो पादरी वगैरह होते हैं उनको लेकर के वो जो राफेल विमान आए थे उनका वेलकम करने के लिए, या जैसे जो रिचुअल जो प्रथाएं हैं उनको पूरा करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर आपने देखा होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही ये चीज लिख दी गई है कि भारत देश का कोई संविधान नहीं, ना कोई धर्म नहीं, लेकिन वो सभी धर्मों का समान आदर करता है, नास्तिक नहीं है। भारत देश के सामने या भारत के संविधान के सामने सारे जो धर्म है उनका समान आदर है। ये है। और एक आगे आता है लोकतंत्रात्मक, महत्वपूर्ण है।
लोकतंत्रात्मक। मैंने पहले ही बताया कि जो संविधान निर्माता जानते थे कि इस देश में ना सदियों से गुलामी का वातावरण रहा है। जो राजतंत्र व्यवस्था थी, उसमें राजा ही सर्वोपरि था और जो आम पब्लिक है, वो गुलामों का जीवन जीती थी। और किस प्रकार से, मैंने तो एक काल ऐसा पढ़ा है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह का काल ऐसा था, तो जो गुलाम वंश था, जो गुलाम, ये कुतुबुद्दीन ऐबक भी एक गुलाम होता था। जैसे यहाँ मजदूरों की मंडियाँ लगती है, जब चौराहों पे जाओगे किसी का घर का काम करवाना हो, तो बहुत सारे मजदूर चौराहों पर मिलेंगे और भाई जिसको जो ठीक लगे उसको घर का काम करवाने के लिए आते हैं। इसी प्रकार से भारत में भी गुलामों की, लोगों की मंडियाँ लगती थी और जिसको अच्छा अच्छा हष्ट-पुष्ट या जिसको अच्छा लगे, उसको लोग खरीद लेते थे। तो उस देश में संविधान निर्माताओं को ये पता था कि वे किस प्रकार से, किस प्रकार की राज व्यवस्था या किस प्रकार की व्यवस्था से हम गुजरे हैं। तो उन्होंने देश का जब संविधान लिखा, तो उसमें लोकतंत्रात्मक सरकार की व्यवस्था की। लोकतंत्रात्मक, आपने नाम सुना होगा अब्राहम लिंकन का नाम। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जो लोकतंत्र है, वो लोगों के द्वारा, लोगों की सरकार है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये लोगों का तंत्र है। लोग सरकार को बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे। और आगे है गणतंत्र। अरुण जी बताएंगे या गणतंत्र का मीनिंग क्या है? इस गणतंत्र का मतलब है कि भारत देश में कोई भी पद वंशानुगत नहीं। जो इसका अध्यक्ष है, जैसे राष्ट्रपति है, वो भी चुना जाता है, इलेक्ट होता है, वंशानुगत नहीं है। ब्रिटेन में ऐसा है, जो राज्य का अध्यक्ष है वो वंशानुगत है, लेकिन भारत देश में लोकतंत्रात्मक गणराज्य है या गणतंत्र है। इसका मतलब कि भारत देश में कोई भी पद रानी के पेट से कोई पैदा नहीं होता। भारत देश सभी को ये चुनते हैं भारत के लोग। ये दूसरी बात है कि भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट चुनने की प्रक्रिया हो। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम भारत के लोग, हम भारत के लोग हैं, जो पावरफुल है, जो सुपरमेसी है भारतीय संविधान में, वो भारत के लोगों की है। कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, कई बार पूछा गया इनकी सीक्वेंस, ये इसी सीक्वेंस में याद होने चाहिए। उल्टी सीधी सीक्वेंस दे देंगे कि ये पहले दे दिया, ये बाद में यूं, इसी सीक्वेंस में पर्सन मतलब याद होना चाहिए। पर्सन भी पूछे जाते हैं कि भाई इनकी सीक्वेंस क्या है, सही सीक्वेंस बनाइए। अब आगे चलते हैं अगली लाइन पर। अगला तत्व क्या है संविधान का? संविधान के बनाने का उद्देश्य क्या है? पर्पज क्या है? पर्पज ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान को बनाने का पर्पज उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए। अब हम इसका एक एक का, बहुत महत्वपूर्ण है इसके उद्देश्य। समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक
और राजनीतिक न्याय, ये न्याय देने के लिए। सामाजिक का मतलब क्या है? समाज है ना, वर्णों में बटा हुआ था। सदियों से ही एक जो वर्ण था वो दूसरों के साथ दुर्भावना करता आया था। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात का विशेष ध्यान रखा, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर इसको कहा था कि देश में है ना सामाजिक न्याय हो, सब समान हो, दूसरा कोई ऊंच नीच ना हो, ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। ये है सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्थिक न्याय। जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका भी केंद्रीयकरण ना हो, सबको समान अवसर मिले आर्थिक क्रियाएं करने के लिए। और ये दिया गया है, ये क्या होता है, डीपीएसपी। और ये 38वें आर्टिकल में इन तीनों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को डीपीएसपी और आर्टिकल 38 में दिया गया है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को प्रस्तावना के अलावा और कहां दिया गया है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। राज्य के नीति निर्देशित जो तत्व हैं उनमें, और 38वें आर्टिकल में इसको दिया गया है कि सामाजिक न्याय हो, समाज में कोई गैर बराबरी ना हो, सब समान हो, आर्थिक जो क्रियाएं हैं उन पर किसी एक व्यक्ति का शासन ना हो, एक व्यक्ति का अधिकार ना हो, आर्थिक जो अपना विकास कोई भी कर सकता हो, सबको बराबर अवसर प्राप्त हो। और राजनीतिक न्याय भी, ये राजनीति में न्याय। भारत देश एक ऐसा देश है, जब संविधान सभा की बैठकें चल रही थी, और क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में जब वोट देने की बात आई, वोट के अधिकार की बात आई, कि जो मुख्य मुख्य जो नेता हमारे देश के थे उन्होंने कहा कि एक क्राइटेरिया फिक्स किया जाए, वोट देने का जो अधिकार है वो कुछ एक क्राइटेरिया बना करके, कोई लैंडलॉर्ड है या एजुकेशन है, वो वो निर्धारित की जाए जब वोट का अधिकार दिया जाए। लेकिन बाद में ये डिसाइड हुआ कि जो वोट देने का अधिकार है वो सार्वभौमिक, और भारत देश ही ऐसा है जिसमें संविधान लागू होने से ही सार्वभौमिक मताधिकार है, वोट देने का सबको अधिकार है। जबकि अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों में भी महिलाओं को बहुत बाद में वोट देने का अधिकार मिला। सोचो, जहां राज जहां डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र हो, और जहां वोट देने का अधिकार ना हो, तो उस व्यक्ति की या उस समाज की क्या स्थिति होगी, आप वो अच्छी तरह से जानते हो। तो और एक और बता दो, एक आर्टिकल और है 39। इसमें जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनका केंद्रीकरण ना हो, ये पूरे विस्तार से आर्टिकल 39 में समझाया गया। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल है वो चुनाव भी लड़ सकता है, और अपना वोट का अधिकार उसको प्राप्त है, वोट देने का अधिकार है। और जब कोई एज जो निर्धारित की गई एज, या 25-35 जो भी है विभिन्न पदों के लिए, अगर उतनी एज हो जाए तो वो किसी भी पद के लिए चुनाव भी लड़ सकता है। साथ ही साथ एक बात और भी बता दूं मैं, कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अगर कोई पूछे कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, तो हम जवाब देंगे कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट लोकतंत्र है। भारत एक
लिविंग भारत का जो संविधान है लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि हम जिसको चुनते हैं, हमने जैसे एमएलए को चुना, हमने एमपी लोकसभा के एमपी को चुना, हम वो प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं उनको, लेकिन वो जाकर के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को बनाते हैं, तो वो हम नहीं बनाते, अप्रत्यक्ष रूप से हम उनको बनाते हैं जो सरकार को चलाते हैं। तो भारत देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है इनडायरेक्ट होता है, राज्यसभा के मेंबर जिसकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाते हैं। विभिन्न स्टेटों में जहां एमएलसी भी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपने हरियाणा में तो सिर्फ एमएलए है, एक सदन है, लेकिन कई जैसे यूपी जैसे बड़े स्टेट हैं, उनमें 2 सदन भी होते हैं। जो दूसरा सदन है, उसके सदस्यों को इनडायरेक्ट रूप होता है। भारत देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि ये जो एमएलए, एमपी ये जाकर के प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जो व्यावहारिक रूप में सबसे बड़ा पद होता है। भारत देश का जो मुखिया होता है, जो संवैधानिक मुखिया तो राष्ट्रपति है, लेकिन जो व्यावहारिक मुखिया है, वो प्रधानमंत्री है और उसको हम अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ये थे न्याय। फिर है स्वतंत्रता, अंग्रेजी वाले जानते होंगे, जस्टिस, न्याय। फिर है स्वतंत्रता या लिबर्टी। इस प्रकार की स्वतंत्रता विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये जो विश्वास और उपासना, जो उपासना की जो शब्द है, उपासना शब्द है, और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रस्तावना में। उपासना शब्द है, विश्वास और उपासना ये संविधान में और कहीं नहीं है, सिर्फ अपनी इस प्रस्तावना में है। तो हमें अपने विचार प्रकट करने की, अभिव्यक्ति की और कोई भी धर्म या उपासना करने की स्वतंत्रता है। फिर इससे आगे चलते हैं, उन सब में व्यक्ति की ना प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस, और अवसर मतलब अपॉर्चुनिटी। स्टेटस और अवसर की समता है, इक्वलिटी है, समानता है। जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये मूल अधिकार है। आर्टिकल 19 में इसको विस्तार से बताया गया है। आर्टिकल 19 में विचार, अभिव्यक्ति और जो धर्म की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 25 से 28 में है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि भाई संविधान के किस आर्टिकल में धार्मिक स्वतंत्रता है, अगर हमें धर्मों का मुख्य धर्मों का भी पता हो, तो ये ट्रिक काम कर सकती है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, 4 धर्म है मुख्य, और 4 आर्टिकल है, 25, 26, 27 और 28। तो जो धार्मिक स्वतंत्रता है, वो आर्टिकल 25 से 28 में है, और आर्टिकल 14 से 18 में प्रतिष्ठा और अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी है। किसी को भी अपने विकास करने के लिए समान अवसर मिले, ये पूरा डिटेल में लिख रखा है आर्टिकल 14 से 18 में।
एक आर्टिकल 15 है, इसमें ये वर्णित है कि भाई किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी भी व्यक्ति को के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर भेदभाव किया जाएगा तो फिर उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। इसके अलावा जो आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 इसमें बताया गया कि उपाधियों का अंत। पहले अंग्रेज क्या करते थे, जो उनकी ठीक ठाक मानता था तो उनको उपाधियां दे देते थे। किसी को नाइटहुड की दे दी, किसी को सर की दे दी, तो डिफरेंसेस हो जाते थे उससे। तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत कर दिया, क्योंकि भारतीय संविधान के सामने चाहे कोई भी व्यक्ति हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो समान है। सबको समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, सबको अपनी प्रतिष्ठा का अधिकार है, स्टेटस बनाने का अधिकार है। और फिर देखो, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली आर्टिकल 21 है, डिग्निटी विद लाइफ, लाइफ विद डिग्निटी, लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीवन जीना है। सम्मान होना चाहिए, गरिमा होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए। ये आर्टिकल 21 में इसका जिक्र है। और इसके साथ साथ संविधान निर्माताओं ने यह भी सोचा कि सारे काम राज्य राज्य थोड़ा करेगा, एक आध काम तो नागरिकों को भी करना चाहिए, उसकी ड्यूटी भी लगा दी। आपको पता होगा, जैसे फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, नागरिकों के कर्तव्य भी हैं। और वो नागरिकों के कर्तव्य पहले 8 थे, फिर 10, अब है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। इस अपनी प्रस्तावना में फंडामेंटल ड्यूटीज भी बताई है, जैसे व्यक्ति को अपनी जीवन डिग्निटी के साथ जीना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। ये आर्टिकल, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी तीसरी है, फंडामेंटल ड्यूटी तीसरी में है। जो नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखे, और वो भी सुनिश्चित करने के लिए बंधुता के साथ, भाईचारे के साथ, सबके साथ भाईचारा बनाए। ये फंडामेंटल ड्यूटी 5 है। जैसे अपनी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तीसरी और पांचवी यहां है कि भाई उसने राष्ट्र की एकता को और अखंडता को, ये जो अखंडता शब्द है ये भी 42 में संशोधन के बाद जोड़ा गया है, 1976 में जो 42वां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाई आ जाए कि भाई अखंडता शब्द भारत की प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, किस संशोधन के बाद जोड़ा गया। ये भी इंदिरा गांधी ने 1976 में 42वां संशोधन किया, और उसके बाद इस अखंडता शब्द को भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी की राष्ट्र की एकता को हमने बनाना है, ये हमारी ड्यूटी है नागरिकों की, और अखंडता को भी, इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, और इंटीग्रिटी के साथ हमने भाईचारे को भी बढ़ाना है, बंधुता भी होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं लागू करने की तिथि, आखिरी हम पड़ाव पे, ये कब, कोई कह दे भाई लिखित में तो है ही नहीं, कब लागू किया गया संविधान, क्योंकि आज यह अजीब है ना, इसका कोई हार्ड वुड तो है नहीं, जैसे मर्जी घुमा दो। यहाँ खड़े खड़े हम जिसमें चाहे कितना बड़ा इंटेलिजेंट क्यों ना हो, उसमें कमी निकाल देंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखा, लागू करने की तिथि करी कि भाई हम भारत के लोग राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 19
1949 को तिथि मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा दोबारा हो रहा है इसमें एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इन शब्दों का अर्थ मैं और बताऊंगा। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और ये डेट है विति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत का भी ज्ञान हमें यहाँ हो जाता है। अगर इतिहास में पूछ ले कोई कि भाई विक्रमी संवत की शुरुआत कब से हुई, अगर हमने प्रस्तावना याद है जो कि सब हर एक व्यक्ति को याद होनी चाहिए, तो हम यहाँ से पूरी तरह से उस विक्रमी संवत का पता लगा सकते हैं। 2006 1949 57 ईस्वी से विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। 57 से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कि विक्रमी संवत की शुरुआत 57 ईस्वी से हुई। फिर देखो, इस एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत करते हैं। इन शब्दों का और अर्थ देख, अंगीकृत करना माने अडॉप्ट करना। जैसे कोई किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेता है कि भाई ये तो मेरे परिवार का सदस्य हो गया, किसी को गोद ले लेना, मान लेना, अपने परिवार का सदस्य बना लेना। तो भारत के लोगों ने, जिसकी संविधान में सुपरमेसी है, जो भारतीय संविधान को पावर देता है, एनर्जी देता है कि भाई देश में संविधान से ऊपर कुछ नहीं है और उसको एनर्जी देने वाले हम भारत के लोग हैं। उन लोगों ने कहा कि आज हम 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अपनाते हैं, अंगीकृत करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। हमने आज इसको एडॉप्ट कर लिया है। फिर है अधिनियमित। अधिनियमित का मतलब होता है कि इनेक्ट करना, अधीन मान लेना कि हम भारत के लोग इस भारतीय संविधान को के अधीन अपने आप को मानते हैं। इस में जो बनाए गए नियम हैं उनके अनुसार हम काम करेंगे। जो संविधान में जो कुछ दिया है, हम उन सारी बातों को मानते हुए हम उनको अपने अधीन करते हैं भारत के लोग, आज 26 नवंबर 1949 को। फिर होता है, आखिरी शब्द है आत्म अर्पित करना। आत्म अर्पित करना, आप सब लोग है ना, मुझे लगता कि सारे के सारे हिंदू लोग हैं जो आत्मा में विश्वास रखते हैं, है ना। सब आत्मा, सबको पता है, आत्मा को अर्पित कर दिया हमने और सबको पता कि भाई आत्मा अजर है, अमर है, ना मरने वाली है। शरीर चला जाता, आत्मा अमर रहती है, वो घूमती रहती है। तो जो जिसका खात्मा ना होता हो, हमने हमने ना इसको अपनी आत्मा को अर्पित कर दिया है। ये कभी खत्म नहीं होगा, अजर रहेगा, अमर रहेगा। ऐसा भारत के लोगों ने ये संकल्प लिया 26 नवंबर 1949 को। हमने इसको अंगीकृत किया, अडॉप्ट कर लिया, मान लिया, इसके अधीन कर लिया, इसके अधीन हमने नियमित कर लिया और हमने जो आत्मा अजर अमर है उसी तरह इसको आत्मा को अर्पित कर दिया, क्योंकि जिस प्रकार से आत्मा अमर है, संविधान भी अमर है। अब दो चार बातें और होंगी। ये है, इस प्रस्तावना को कई नामों से परिभाषित किया है। N.A. पालखी वाला है, ये इसको परिचय पत्र कहता है, संविधान का परिचय पत्र। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर है, ये इस प्रस्तावना को संविधान का दीर्घकालिक सपनों का विचार कहता है। दीर्घकालिक सपनों का विचार। आज जो बात
हमने डिस्कस की है, निश्चित रूप से 1 या 2% आएगा। के.एम. मुंशी भारतीय संविधान को जन्म कुंडली कहता है। भारतीय संविधान को भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहता है के.एम. मुंशी। और ठाकुरदास भार्गव संविधान की आत्मा कहता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहता है। तो ये प्रस्तावना है, यहां है ना थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है। ज्यादातर लोगों का विचार है कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रस्तावना है, परंतु ये बात गलत है। ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। ठाकुरदास भार्गव ये मूल अधिकारों को, और मूल अधिकारों में भी 32वां जो आर्टिकल है उसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। 32वें आर्टिकल को, जो हम होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में उसका विवरण है। और इस आर्टिकल को ही पूछ ले तो 32वां आर्टिकल है जो जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा का। अब होता अपना खत्म, लेकिन इन चीजों को फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लें। सीक्वेंस में ही होनी चाहिए, सारी चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर ये सीक्वेंस पूछ ले, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र, अगर इन शब्दों को पूछ ले तो ये कहां से इंट्रोड्यूस किया गया, तो 42वां संशोधन 1976। ये डिसीजन कब हुआ, 1973। मामला कौन सा था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट। और इसी मामले में केशवानंद भारती में एक था कि भाई जो प्रस्तावना है, जैसे संविधान के भाग हैं, कितने भाग हैं संविधान के, 22। अब हो गए 25, 22 अब 25 होगी। तो 1960 में जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया तो उसने कहा था कि जो जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब 1973 में वर्डिक्ट आया उसमें मान लिया गया कि ये भी एक संविधान का भाग है, लेकिन एक मुख्य भाग है। इन 25 भागों में नहीं है, ये इन भागों में नहीं है, ये अलग से एक मुख्य भाग है। और इन शब्दों को मैंने बता दिया, इनको भी सीक्वेंस में हमने याद करना। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। अगर न्याय के बारे में पूछे उनका भी सीक्वेंस होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सीक्वेंस पूछ लेते, अगर हमने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उल्टा सीधा कर दिया तो सीक्वेंस में याद होने चाहिए कि न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगर समता के बारे में पूछे तो प्रतिष्ठा और अवसर, यानी कि अवसर और प्रतिष्ठा। और अगर हम स्वतंत्रता की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, और विश्वास और उपासना सिर्फ इस प्रस्तावना में है, संविधान में इस शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। और भारत कितने बार भारत शब्द इस प्रस्तावना में यूज किया गया है, 2 बार। और भारत को और किन नामों से जाना जाता है, तो हम कई लोग तो कहेंगे आर्यवर्त भी, ये भी, वो ये भी करते हैं ना। लेकिन अगर यूं पूछ लें कि भाई संविधान में
भारत का नाम क्या है? इंडिया, दैट इज भारत, सिर्फ ये है। इनको भी सीक्वेंस न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। एकता, अखंडता। 26 नवंबर 1949 को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया। अब 26 जनवरी 1950 को लागू करने के पीछे भी 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का एक लाहौर में अधिवेशन हुआ। लाहौर अधिवेशन कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 31 दिसंबर 1929 और इस लाहौर अधिवेशन में ये घोषणा की गई कि हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ये तो हमारी मजबूरी थी कि भाई 15 अगस्त को तो अंग्रेजों ने आजाद किया, 15 अगस्त, लेकिन यहाँ हमारी मजबूरी नहीं थी। हमने जो इस 31 दिसंबर को जो डिसाइड किया था और ये कहा था कि भाई 26 जनवरी हमारे लिए पवित्र दिन है और इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसी कारण से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 19 को लागू किया गया। और वास्तव में अगर स्वतंत्रता देखी जाए तो हम 26 जनवरी 19 स्वतंत्र हुए। अब एक प्रश्न और मेरे दिमाग में है, बच्चे पता नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? अगर इसके कोई पूछ ले कि संविधान क्या है, अगर कोई कहे कि संविधान को परिभाषित करो, तो एक दो लाइन में हम कैसे करेंगे भाई? तो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स है, a set of legal documents according to which a state or organization is governed। एक कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी राज्य या किसी संस्था को चलाया जाता है या शासित किया जाता है। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद।